हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे आप। तो आज हम क्लास 10th का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। और 17 से 20 जनवरी के बीच बीच में मैं सिलेबस कराने वाला हूँ 9th और 10th क्लास का। तो बने रहना वीडियो के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे नंबर लेके आने ना, तो जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ पूरे वीडियो देखिए आप, स्किप ना करें बिल्कुल भी। और जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको, जैसे हिंदी पढ़ते हैं ऐसे कुछ कविता वगैरह पढ़ते हैं ना, ऐसे बस उसको एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए आप। और कुछ क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के भी पीछे के, वो सोल्व कर लीजिए। वो सोल्व मैं करवा भी दूंगा आपको। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आ रहा हूँ। उसी के अंदर से या एनसीईआरटी की जो बीच की जो क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। अब रासायनिक चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और समीकरण पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ये भी समझेंगे। देखो, अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक भौतिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसी 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, ना कि भौतिक अभिक्रिया। पर दोनों में बता दो तो भौतिक अभिक्रिया क्या क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। भौतिक अभिक्रिया वो होती है जो कोई, जैसे मान लीजिए जल ले लिया आपने, जल ले लिया और फ्रिज में रख दीजिए आप उसको। फ्रिज में रखने के बाद जैसे रखोगे बर्फ बन जाएगी कुछ टाइम के बाद में। उसको जैसे ही बाहर निकाल ली, कुछ टाइम के बाद में बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भौतिक प्रक्रिया, यानी वापस कन्वर्ट हो सके पहले वाले रूप में वापस आ सके, उसको हम भौतिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलेंगे जो एक बार चेंज हो गया उसके बाद वापस चेंज ना हो, उसी अवस्था में वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया हमने, उसको जैसे ही जलाएंगे, जलाने के बाद उसके अंदर कुछ राख वगैरह बचेगी, उससे वापस लकड़ी नहीं बनेगी। तो ये हो गया अपना क्या, रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी केमिकल रिएक्शन मिलाएंगे उसके बाद में नया ही कोई केमिकल रिएक्शन हमने को प्राप्त होगा, ना कि वापस उसको पहले वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक, अपन चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो कोई भी रासायनिक रिएक्शन कब होती है, जब कोई एक चीज तो रिएक्शन करेगी नहीं। मान लो कोई सिंगल सिंगल चीज है, वो कभी कोई रिएक्शन नहीं करेगी अपने आप में, उसके साथ कोई न कोई चीज जरूर मिलनी चाहिए, तभी कोई क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, है ना, अभिक्रिया करेगी। तो दो या दो से अधिक कोई भी चीज होंगी, तो उन पदार्थ होंगे या कुछ केमिकल होंगे, उनको अगर रिएक्शन कराया जाए तो उसके बाद जो नया पदार्थ मिलके आएगा ना, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कोई भी दो पदार्थ मिलकर एक तीसरी पदार्थ का क्या कर दे, नए का निर्माण कर दे, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, कोई भी दो रिएक्शन मिलके दो कोई भी पदार्थ मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, हम उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई मैंने कार्बन ले लिया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही कार्बन को जलाएंगे तो ये क्या कौन सी गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये क्या ले लिया अपने, कार्बन ले लिया, पूरी वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही इसको जलाएंगे कार्बन को तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसके, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस ले ली मैंने, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, जल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। इनकी अणु अणु भी बराबर होने चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये अब आगे सिखाऊंगा मैं, रासायनिक समीकरण जैसे संतुलित करेंगे ना उसके अंदर सीखेंगे। अब ये जो पार्ट होता है ना अपना, लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये राइट वाला, लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं अभिकारक, इधर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्पाद। अब हम लेफ्ट राइट या इधर उधर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे आगे अभिकारक, इस वाले को उत्पाद। तो ये ध्यान रखने। अभी देखो यही चीज आ गया कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये नहीं पता आपको, तो इस परिभाषा से बिल्कुल लिख के समझाता हूँ मैं आपको, वैसे ही समझाता हूँ। यानी कोई भी वह पदार्थ जिसमें अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थ, तो इस साइड में क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, तो ये भाग लेने के दौरान जो भी पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। अभिक्रिया के दौरान जो भाग लेने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक देखेंगे। ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उत्पाद कहते हैं। यानी अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे, अभिक्रिया के दौरान जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब अभिकारक इनकी पहचान देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देखें क्या क्या हो सकती है। अवस्था में परिवर्तन आएगा, अवस्था में परिवर्तन, अभी कैसे आएगा अवस्था में परिवर्तन, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन गया था,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई थी ना। तो ये मान लीजिए पहले अवस्था में कैसे कार्बन था फिर ऑक्सीजन थी, इनको जैसे ही रिएक्शन कराया जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज प्राप्त होगी ना अपने को, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में भी परिवर्तन आएगा इसकी। क्या आएगा? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन आएगा, तापमान में परिवर्तन आएगा। गैसों का उत्सर्जन भी होता है। गैसों का उत्सर्जन भी होता है। अवस्था में परिवर्तन, पहले कार्बन था ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन भी हो गया। तापमान में कोई भी रिएक्शन कराएंगे ना, विक्रिया कराएंगे तो उस टाइम में तापमान में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, सेम नहीं रहेगा। गैसों का उत्सर्जन होता है, यानी गैस से भी उत्सर्जन बाहर निकलती है। जैसे कार्बन था कोई, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, तो गैसों का भी क्या है? उत्सर्जन होता है। इससे भी पहचान सकते हैं। और दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे अगला टॉपिक अपना। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है? बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें सब सांस ले रहे हो ना, श्वसन की क्रिया ये भी है। श्वसन की क्रिया क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिया, वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन नहीं छोड़ा ना, तो सेम प्रोसेस नहीं हो ना, तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पचना। अभी अगर भोजन आपने जो खा लिया, उसके बाद वो जो पच गया, वापस भोजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, तो भोजन का पचना हो गया। दही का जमना। अभी एक बार जैसे दूध है, दूध के अंदर कोई खट्टा पदार्थ डाल दिया, उसके बाद दही जम गया, वापस दही से दूध नहीं बनेगा ना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया। लकड़ी का जलना। लकड़ी है, को टुकड़ा ले लिया, उसको जैसे जला दिया, राख बन की, राख से वापस लकड़ी नहीं बनेगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, बहुत से हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, है ना। ठीक है। अगला देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण। समीकरण में अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अभिकारक की साइड में जितने परमाणु होंगे, उतने ही उधर परमाणु की संख्या होगी, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। एग्जाम्पल से समझेंगे अपने ना।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं वो देखेंगे ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fe ये हमने एग्जाम्पल ले लिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। लिखेंगे देखो कैसे संतुलित करें। सबसे पहले बॉक्स बना लेते, पहले लिख लीजिए इधर एक साइड में लिख लीजिए तत्व, दूसरे में अभिकारक, अभिकारकों के परमाणु संख्या, दूसरे में लिख लीजिए, तीसरे में उत्पाद के परमाणु संख्या। कॉलम बना लीजिए ऐसे। आपको करना क्या है, 3 कॉलम बना लीजिए, तत्व लिख लीजिए, दूसरे में अभिकारक के परमाणु संख्या लिख लीजिए, तीसरे में उत्पाद के परमाणु संख्या लिख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, जितने ये तत्व है ना एलिमेंट लिख लेंगे। एफ ही कितना है बताओ, एफ ही है। इधर क्या है, एच है। इधर क्या है, ओ है। इधर भी एफ ही है, ओ है, एच। अगर कोई और होता ना तो वो भी लिख लेते तत्व में। पहले सिंपल सा जो जो तत्व दे रखे वो लिख लो। फिर ये अभिकारक है, ये साइड क्या है, अभिकारक की है। एल एच साइड अभिकारक, आर एच साइड क्या है अपना उत्पाद। तो अभिकारक में तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो लिखेंगे। ठीक है। इधर देखेंगे एफ ही कितनी है, एक ही है, तो एफ ही अभिकारक के साइड में एक लिख दिया। उत्पाद में एफ ही कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 लिख दिया। ठीक है। एच यहाँ पर 2 है अभिकारक में, तो एच के यहाँ अभिकारक में 2। एच यहाँ पर कितने हैं, 2 उत्पाद में भी। ओ कितने हैं यहाँ पर, 1 है अभिकारक में। ओ कितने यहाँ पर, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, 4 हो गया। ठीक है। अब इसको हल करने से पहले इधर लिख लीजिए आप। नेक्स्ट इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए समीकरण को। H2O Fe3O4 कोष्टक में बंद कर लीजिए, प्लस H2 कोष्टक में बंद कर लीजिए। ठीक है। कोष्टक में बंद क्यों किया सर इनको, कोष्टक में बंद इसलिए किया, अगर इसके जो बार लगेगा ना वो टोटल जो अंदर की संख्या है ना सबसे मल्टीप्लाई होगी संख्या ना। तो देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे एफ ही 1 है, इधर क्या है 3, तो किससे गुणा करें, सिर्फ गुणा करने से ही संतुलित होगा रासायनिक समीकरण। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितने हो जाएंगे, 1 को 3 से करें 3। ठीक है। एस 2 है, ओ कितने हैं यहाँ पर, इस साइड में 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ पर देखें एफ ही अभिकारक की साइड में एफ ही को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। इधर है ओ किससे मल्टीप्लाई किया है, ओ को 4 से, कौन सी साइड में, अभिकारक की साइड में, ओ को। अब ओ को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे ना, तो ये ओ अभिकारक की साइड में एच है, तो ये तो बाहर ही होगा मल्टीप्लाई। ठीक है। ओ को यहाँ मत लिख देना क्योंकि ये बाहर ही आएगा। ठीक है, अंदर यहाँ पर नहीं लगेगा। अब देखेंगे संतुलित है क्या। इधर एफ ही की 3 हो गई, एफ ही के 3। ठीक है। एच की, अब ये देखो बाहर की संख्या अंदर की सारी संख्या से मल्टीप्लाई हुई, 4 है, इधर एच की 2 है, 4 2 पूर्ण 8 हो गई। इधर कितने, 2 ही है, तो इसको भी 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो गई, 4 2 8 हो गई। ठीक है। ओ कितने इधर 4 है, ओ कितने इधर 4 है। ऐसे ही सिंपल तरीके से समीकरण को संतुलित करना है। कोई बड़ी भारी वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ समीकरण लिख लीजिए, तत्वों की संख्या परमाणु ऐसे लिख लीजिए, और जो तत्व दे रखे वो लिख लीजिए, उनके जो क्रमांक दे रखे वो लिख लीजिए। अगर फिर जिससे मल्टीप्लाई करना है ना उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए है या नहीं, कोष्टक जरूर लगा लीजिए बाहर, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दोनों तरफ है या नहीं है। बहुत ही इजी तरीका है, 2 3 करेंगे ना हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे अपनी Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। अब इसमें देखेंगे अभिकारक की साइड में तत्वों लिख लेते हैं। पहले Zn है, इधर H है, इधर SO4 है। इसको S और 4 अलग अलग मत करना, SO4 है सल्फेट है ना, SO4 ही है, एक ही है। तो Zn इधर भी तो Zn इधर की साइड में अभिकारक में एक है, इधर भी कितना है, एक है। इधर H कितने हैं, दो है। इधर H कितने हैं, दो है। इधर SO4 कितना है, ये 4 नहीं है, एक ही है। SO4 कितना है, एक है। इधर ये SO4 कितना है, एक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कई बार कि सेम दे देंगे आपको और ये कहेंगे इसको संतुलित कीजिए। तो ऑप्शन दे देंगे आपको, ये संतुलित है या नहीं है, कौन सा है, कुछ भी और भी दो तीन ऑप्शन देंगे आपको। तो आपको सोच समझ कर जवाब देना है, देखना है संतुलित है या नहीं। दो तीन करेंगे ना आप बस समीकरण को संतुलित, तो आपको पता लग जाएगा कि देखते ही संतुलित है या नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन